अब देखिए क्षोभ मंडल जो है, ये जो है जिसका ऊंचाई हम लोग ने निर्धारित करी, ध्रुवीय क्षेत्र में ये 8 किलोमीटर ऊंचाई तक और विषुवतरेखीय क्षेत्र में 18 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित होता है, जबकि औसतन ऊंचाई इसकी 14 किलोमीटर तक हम लोग ने मानी। और ऊपर पर की ओर जाने पर यहाँ पर क्या है कि आपके टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर किस दर से डिक्रीज कर रहा है, प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से। इसी को समान ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। और इस मंडल में ये मंडल की लगभग यहाँ से शुरुआत होती है और दूसरा मंडल शुरू होता है। तो पहला डिवीजन आता है, ये ए जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये पहला डिवीजन है। ये वो क्षेत्र जहां से दो मंडल अलग होते हैं, वो एक बाउंड्री है जिसको ए लेयर कहा जाता है। ए लेयर क्या है? इसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल था, अब इसकी सीमा आ गई, अब दूसरा मंडल स्टार्ट हो गया, इसीलिए इसको क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज के नाम से जाना जाता है। तो ए लेयर जो है, ये पहली लेयर ए होती है। तो ढेर सारी लेयर्स हैं, तो लेयर का डिवीजन किया गया है। तो ए लेयर मींस क्या है? क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। तो ये ट्रोपोपॉज होता है। तो ट्रोपोपॉज क्या है? ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का के बीच में विभाजन क्षेत्र है। तो वो रीजन जहां पर क्षोभ सीमा खत्म होती है और समताप सीमा स्टार्ट होती है। तो क्षोभ मंडल का अंत होता है, समताप मंडल स्टार्ट होता है। दूसरा मंडल जो है, इसका जो एक्सटेंशन है उसको अगर हम लोग देखें तो ये 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, 50 किलोमीटर हाइट तक ये स्थित है। और ये 50 किलोमीटर तक स्थित भाग जो है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये ऐसा पार्ट है जो कि आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि ये एक ऐसा मंडल है जो कि बड़ा वेरिंग है, नीचे अलग और ऊपर इसकी अलग जो है आपके एक तरह से प्रेजेंटेशन होता है। यहां पर जो निचले भाग है, निचले भाग में नॉर्मल होता है ये, क्योंकि यहाँ के बाद आपके बादल एकदम खत्म हो जाते हैं, जलवायु जितने परिवर्तन हैं आपने पढ़ा वो सब क्षोभ मंडल में ही होते हैं। समताप मंडल के आते ही ये सारी जो है आपके जितने भी डिस्टर्बेंस हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऊपर के क्षेत्र में यहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर जो कि कहां पे स्थित है? 20 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट हो जाती है। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह 20 किलोमीटर, कहीं पर ये 18 किलोमीटर से, कहीं ये जो है आपके 25 किलोमीटर पे, कहीं पे 30 किलोमीटर पे स्टार्ट होती है। तो ओजोन लेयर ऐसे बनी जरूर है, लेकिन होती ऐसे नहीं है। होती कैसे है? होती कुछ ऐसे है, ऐसे। तो ऊपरी जो हिस्सा इसका है, ये पृथ्वी की सतह से 55 किलोमीटर हाइट है, लेकिन नीचे निर्धारित नहीं है। नीचे ये कहा जाता है कि 20 किलोमीटर के बाद से ओजोन शुरू हो जाता है। कहीं कहीं पर ओजोन बहुत पतली लेयर है, कहीं कहीं पर ज्यादा जो है चौड़ी लेयर है। और इसकी जो मोटाई है ओजोन की, ये औसतन 25 से 35 किलोमीटर मानी जाती है। तो कहीं पे 25 किलोमीटर मोटी, कहीं पे 35 किलोमीटर। तो ये एवरेज हमने लिया। वजह यह है कि कहीं पर 23 है, कहीं पर 25 है, कहीं पर 28 है, कहीं पर 32 है। तो ये इसकी जो चौड़ाई है ये वेरिएट करती है। हर जगह इसकी चौड़ाई जो होती है आपके वेरिएट करती है, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। ये है 20 किलोमीटर के बाद से शुरू हो जाता है। और अधिकतम मोटाई अगर हम ले लें, जहां पे 20 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, अधिकतम मोटाई 35 किलोमीटर होती है इसकी। तो 20 से 35 अगर हम जोड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे? 55 पे। तो ये 25 से 35 किलोमीटर मोटी परत होती है ओजोन की, ओजोन लेयर, जो कि आपके यहां पर इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है आपके लेयर होती है जो कि इस मंडल में पाई जाती है। अब इस मंडल को समताप मंडल क्यों कहा गया? स्ट्रेटोस्फियर क्यों कहा गया? ये जो पहला वाला एटमॉस्फेयर का पार्ट था, इसको हम लोग ने कहा ट्रोपोस्फियर, दैट इज क्षोभ मंडल। तो ट्रोपोस्फियर क्यों कहा गया? ट्रोपो हमने आपको बताया था मिक्सिंग जोन। तो मिक्सिंग जोन जिसका अभिप्राय होता है गैसें आसानी से मिक्सअप हो जाती हैं, बादल भी इसी में बनते हैं, जलवाष्प भी इसी में जो है आपके एंटर कर जाता है। तो हर गैस एक दूसरे से आसानी से मिक्सअप हो जाती है, इसीलिए इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। और ये डिस्टर्बेंस जोन है एक तरह से, खासतौर से जलवायु के लिए। तो जलवायु जितनी घटनाएं होती हैं, चाहे वो बादलों का निर्माण हो, चाहे वो पवनों का प्रवाह हो, चक्रवात का निर्माण हो, ये सारी की सारी चीजें यहीं पर होती हैं। फिर समताप मंडल जो है, ये एक्चुअल में हम नीचे से ऊपर की ओर अगर हम चलें इस मंडल में, तो ऑन जब
से ये मंडल स्टार्ट होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर चलते चले जाते हैं, तो ऊपर की ओर जाने पर जैसे अभी हम लोगों ने क्षोभ मंडल पढ़ा, यहां पर भी टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। लेकिन ओजोन क्या कर रही है? ओजोन अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रिवेंट कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचा रही है। ओजोन का मुख्य कार्य क्या है? ये पूरा ओजोन डिप्लीशन में आप डीपली पढ़ चुके हैं। तो ओजोन क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस को यहां से परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, और इस रिफ्लेक्शन की वजह से ये पूरा रीजन जो हो जाता है, ये आपके एक तरह से बहुत गर्म हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेस के एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो इसलिए अगर हम वायुमंडल में ओजोन की परत की तरफ जा रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस को छोड़ रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर को गिरना चाहिए, गिरता है। लेकिन हम ऊष्मा के पास जा रहे हैं, हीट के पास जा रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ता भी है। तो नीचे के पार्ट में, नीचे के भाग में जो आपका क्षेत्र है, उसमें क्या होता है, जितना टेम्परेचर ऊपर जाने की तरफ या बाहर निकलने की तरफ घटना चाहिए, उतना ही बढ़ भी जाता है। तो घट किसकी वजह से रहा है? क्योंकि हम पृथ्वी की सतह से बाहर जा रहे हैं, और हमने पढ़ा कि पृथ्वी की सतह से बाहर जाने पर टेम्परेचर घटता है। तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन क्योंकि हम ओजोन के नजदीक जा रहे हैं जिसके पास ऊष्मा है, इसलिए ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर क्या होने लगता है? बढ़ने भी लगता है। तो नीचे के भाग में अगर देखें, जहां पे ओजोन नहीं है, ओजोन जहां पर तक नहीं है, वहां पर क्या होता है? वहां पे तापमान औसतन बना रहता है, चेंज ही नहीं करता। ये पूरे रीजन में एक ही तापमान है, क्योंकि जितना बढ़ता है उतना ही घट भी जाता है। तो इसलिए ये पूरा ऐसा क्षेत्र है जहां पे एक समान तापमान पाया जाता है इस पूरे रीजन में, इस पूरी हाइट में। तो आप ये कह सकते हैं कि 14 से 20 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र जो होता है, एक समान जो है तापमान लगभग होता है। वहां पे कोई भी इस तरह का जो है आपके ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर कहीं पर वेरिएट करे। तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसका नाम समतापमंडल पड़ा है। समताप मतलब समान तापमान का मंडल। तो इसी को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। तो स्ट्रेटोस्फियर क्यों कहा गया? स्ट्रेटो शब्द जो बना है वो बना है स्टेशनरी शब्द से, तो इसको स्ट्रेटो कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटो का मतलब क्या है? स्टेशनरी टेम्परेचर, जिसका अभिप्राय होता है। स्ट्रेटो मतलब समान तापमान, जहां पे समान तापमान हो वो क्या है? स्ट्रेटो के नाम से जाना जाता है। तो ये यूनान भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है स्ट्रेटो। तो जैसे ट्रोपो, ट्रोपो क्या था? मिक्सिंग, मिक्सिंग जोन इसको कहा गया था। यहां पे क्या है? जो है आपके समान तापमान का मंडल, इसलिए समतापमंडल कह देते हैं। तो इसको हिंदी में समतापमंडल कहते हैं, और इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जा रहा है। और ये स्ट्रेटोस्फियर का मतलब क्या हुआ? ऐसा जगह जहां पे टेम्परेचर स्टेशनरी रहे, कांस्टेंट रहे, बढ़े ना या फिर चेंज ना हो। तो जहां पे चेंज नहीं होता, स्टेशनरी बना रहता है, उसे हम लोग ने समतापमंडल का नाम दिया है। ये समतापमंडल होता है जो 50 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित होता है। अब क्योंकि ओजोन की परत अगर आप देखेंगे तो ये 55 किलोमीटर हाइट तक जाती है, और 50 किलोमीटर के बाद से मध्यमंडल शुरू हो जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब आप छोटी छोटी गाइड्स पढ़ते हैं तो आप गाइड में क्या लिखा है? समतापमंडल में स्थित है। तो समतापमंडल में स्थित है, आप वहीं पर टिक कर लगा करके चले आते हैं। सिविल में यह क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें समतापमंडल ही आपका एक तरह से एक ऑप्शन दिया गया था, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें समतापमंडल तथा मध्यमंडल दोनों दिया था। अब ऑप्शन अगर आपको मिले ऐसा कि समतापमंडल भी अलग से मिल रहा है और समतापमंडल एवं मध्यमंडल दोनों मिल रहा है, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? समतापमंडल एवं मध्यमंडल। स्ट्रेटोस्फियर एंड मीजोस्फियर दोनों में ओजोन लेयर पाई जाती है। मीजोस्फियर के नीचे 5 किलोमीटर पूरे हिस्से में क्या है? ओजोन स्थित है। तो इसलिए ओजोन सिर्फ स्ट्रेटोस्फियर में स्थित नहीं है। तो इसलिए जब आप गाइड्स पढ़ते हैं तो ये सब त्रुटियां आप देखते हैं, ये एरर्स होती हैं। रट मत लीजिए, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आयोग जो है एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछता है।
जहां पर आप रट करके चले आए और आप गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा हो। इसलिए ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि ओजोन की लेयर कहां स्थित है। जब आप गाइड से पढ़े रहेंगे या फिर कहीं जो है आपने ऐसे ऑथेंटिक जगह से नहीं पढ़ा है या कहीं पे स्ट्रेस नहीं दिया, आपने समझने की कोशिश नहीं करी है, आप समताप मंडल पढ़ के आए, समताप मंडल पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, आंसर वही लगा देंगे। पहला ऑप्शन ढूंढिए, समताप मंडल एवं मध्य मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। अगर सपोज कर लीजिए ऑप्शन में वो दिया है तो वही आंसर होगा, समताप मंडल आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए, क्योंकि छोटे लेवल पे बहुत डीपली नहीं दिया जाता, मान लीजिए कि आप वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो कभी कदार ऐसे हो जाता है कि ओजोन परत कहां स्थित है और ऑप्शन दे दिया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, मान लीजिए 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया तो मजबूरी हो जाएगी, तब आप समताप मंडल पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ओजोन लाइज इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो ओजोन की जो मेजॉरिटी है, सबसे ज्यादा ओजोन की भाग कहां स्थित है, तो वो समताप मंडल में ही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% पार्ट जो है ओजोन का समताप मंडल में ही है। समताप मंडल और मध्य मंडल दोनों मंडलों में मौजूद है, दोनों जगह पे मौजूद है। इसलिए हम इस पे ज्यादा स्ट्रेस आपको दे रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन क्योंकि बार बार आता है, जब भी ये प्रश्न आए पूछा जाए कि ओजोन लेयर कहां स्थित है, 4 ऑप्शन को तलाशिए। आपका आंसर क्या है? आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। 4 ऑप्शन में अगर वो दिया है तो ठीक है, और अगर अलग अलग ऑप्शन दिया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी फिर समताप मंडल को टिक कर दीजिए। लेकिन ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है? समताप मंडल एवं मध्य मंडल। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, और तब जो है आपके एक तरह से छोटी सी मिस्टेक की वजह से, छोटा सा ध्यान न देने की वजह से, कि हाँ 5 किलोमीटर का ऊपर का ओजोन का 5 किलोमीटर का भाग मध्य मंडल के अंदर मौजूद है, और मध्य मंडल 50 किलोमीटर के बाद से शुरू हो जाता है, तो 50 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है आपके समताप मंडल है, और समताप मंडल इसके बाद यहां तक ये जो रीजन है, क्योंकि हमने आपको बताया निचले भाग में लगभग कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, लेकिन ओजोन की परत स्थित होने की वजह से ऊपर चलने पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसलिए ओवरऑल हम लोग क्या मानते हैं कि इस पूरे मंडल में औसतन तापमान बढ़ता है, एवरेज, ऑन एन एवरेज बढ़ेगा। अब नीचे अगर मान लीजिए -80 डिग्री सेल्सियस है और यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, क्योंकि समताप मंडल के ऊपरी भागों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, कहां पे पहुंचेगा? 50 किलोमीटर ऊंचाई पे। तो ये 50 किलोमीटर ऊंचाई पे 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। इसके मतलब फिर क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि ये जो है आपके -80 से 0 डिग्री हुआ। इसके मतलब टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा। किस दर से बढ़ रहा है? तो रेट जब निकालेंगे तो आप डिस्टेंस देखेंगे कि इतने किलोमीटर पे इतने डिग्री का चेंज आया, तो पर किलोमीटर कितना चेंज आ रहा है, या पर मीटर कितना चेंज आ रहा है, या पर डिग्री पर कितना मीटर चेंज कर रहा है। तो प्रति 200 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस, या प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है। तो प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और जिसकी वजह से जो है आपके ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो मंडल होता है, ये ऊपर की ओर जाने पर यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। क्यों टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है? ड्यू टू ओजोन लेयर, ओजोन की वजह से। क्योंकि ओजोन क्या काम कर रहा है? अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अल्ट्रावायलेट रेस क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही हैं, इसलिए जो है आप ये कह सकते हैं कि ये जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है। तो ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर तेजी से बढ़ता चला जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाता है। तो ये जो आपके क्षेत्र है समताप मंडल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहां पर आकर के समताप मंडल एंड करता है। समताप यहां से शुरू हुआ, यहां पे एंड किया। अब इसके मतलब समताप की सीमा आ गई, तो इसलिए बी लेयर आ गई। ए लेयर क्या थी? क्षोभ सीमा खत्म हुई, क्षोभ सीमा हो गई है, ट्रोपोपॉज हो गया। पॉज मतलब होता है रुक जाना, ट्रोपो रुक गया। ट्रोपोस्फीयर है ये पूरा रीजन, और पॉज का मतलब होता है रुकना। तो ट्रोपोपॉज इसको क्यों कहते हैं? क्षोभ सीमा। हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे ट्रोपोपॉज। उसी तरह से क्या है, यहां पर समताप सीमा शुरू हुई, समताप मंडल शुरू हुआ, यहां पे आके समताप मंडल का एंड हो गया, तो ये समताप सीमा हो गई। तो समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज। तो स्ट्रेटोपॉज, अब जैसे हम कहें कि क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज किसको अलग करती है? कौन दो मंडलों को? तो आप कहेंगे ट्रोपोस्फियर और
स्ट्रेटोस्फीयर को अलग करती है। अगर हम आपसे कहेंगे कि स्ट्रेटोपॉज किसको अलग करता है, कौन से दो मंडलों को, तो स्ट्रेटोपॉज जो बी लेयर है ये मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करता है, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर को अलग करता है स्ट्रेटोपॉज। तो ये दूसरी लेयर हो गई जो कि स्ट्रेटोपॉज के नाम से जानी जाती है। और फिर जो है आप ये देखते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि वजह क्या है, हमने आपको इनिशियली बताया भी था कि जो ये जो दूसरा पार्ट है, एक तो ओजोन की परत होती है। ओजोन को हम बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं क्योंकि ओजोन डिप्लीशन आप बहुत डेप्थ में पढ़ चुके हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, कैसे जो है आपने पढ़ा था कि ओजोन की कैसे साइकिल चलती है। तो ओजोन टूटती रहती है अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में, और फिर ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन मिल करके आपके एक तरह से बनती भी रहती है ओजोन। ये साइक्लिक प्रोसेस है, उसका टूटना और बनना उसका गुण है, प्रॉपर्टी है। तो उसी जो है आपके उस पर जो है आपके ये काम होता रहता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, जो ओजोन जो का क्षेत्र है, ये क्या है, ये एक तरह से अल्ट्रावायलेट रेस को प्रिवेंट करता है कि अंदर ना आने पाए, जिसकी वजह से हम लोग बचे रहें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई थी कि अर्थ के सरफेस से लगभग 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। 64 से 65 किलोमीटर ऊंचाई तक ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है और 165 किलोमीटर ऊंचाई तक नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। तो ये जो है उपस्थिति है। क्या अर्थ का हर पार्ट जीवित है, लाइव है? क्या पृथ्वी पर जीवन पूरी जगह पर है? यह प्रश्न बनता है। तो नहीं, पृथ्वी का ठोस भाग है लिथोस्फीयर, पृथ्वी का जलीय भाग है हाइड्रोस्फीयर, और पृथ्वी का वायुमंडल का भाग है एटमॉस्फेयर। ये तीन अलग अलग मंडल हैं, ठोस मंडल, द्रव मंडल, गैस मंडल। ठोस को लिथोस्फीयर कहा गया, इसको जल मंडल हाइड्रोस्फीयर कहा गया, और इसको जो है एटमॉस्फेयर कहा गया, जो वायु का भाग है। पृथ्वी के क्षेत्र में एक ऐसा कॉमन क्षेत्र, एक ऐसा जगह जहां ये तीनों चीजें कॉमनली मिलती हैं, जहां पे पृथ्वी की सतह पर ऐसी जगह जहां पर लिथोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है और हाइड्रोस्फीयर भी है, तीनों मंडल हैं, और वो रीजन लाइफ सपोर्टिंग रीजन है, लाइफ को सपोर्ट करता है। पृथ्वी के ऐसे रीजन को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो जैव मंडल या बायोस्फीयर क्या है? तो जैव मंडल या बायोस्फीयर किसको कहते हैं कि पृथ्वी का वो रीजन जो किसके इंटरैक्शन से बना है? लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, दूसरा जो है आपके हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, तीसरा वायुमंडल। इसके मतलब कि तीनों के मिश्रण से ऐसी जगह जहां पे तीनों चीज पाई जा रही हो और तीनों मिलकर के लाइफ को सपोर्ट कर रही हो। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑक्सीजन का होना, पानी का होना, ये सारी चीजें, जिसमें कि आपके आदमी जीवित रहे, पेड़ पौधे जीवित रहे, जीव जंतु जीवित रहे, जहां पे लाइफ है। अर्थ के पूरे सरफेस पे लाइफ नहीं है, तो अर्थ का वो पार्ट जहां पर जीवन है वो क्या है? पूरे जल के भाग में जीवन ही जीवन है। जल में आप देखते हैं पूरा जीवन ही जीवन है, तो पूरा जल का पार्ट तो जीवित है ही है। वजह यह है कि उसमें मछलियां रहती हैं, फिर आपके फिशेस के साथ साथ जितने भी आपके एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, उसके अलावा जैसे आपके टोर्टोइज हैं, है ना, तो ये सब जितने भी आपके होते हैं, क्रैब्स हैं, तो ये सब जितने भी आपके फ्लोरा और फौना है वो सब जो है आपके लिविंग है। तो हाइड्रोस्फीयर पूरा जीवित है। फिर अर्थ का ऊपरी सतह, अर्थ की ऊपरी पट्टी, जो पतली लेयर है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, पपड़ी कहते हैं, उस पपड़ी का सिर्फ ऊपरी भाग, ऐसा ऊपरी भाग जहां तक ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे में मौजूद नहीं है, सिर्फ अर्थ के ऊपरी सतह पर है, क्रस्ट के सिर्फ ऊपरी भाग में है
अपर क्रस्ट में। तो अर्थ के ऊपरी परत में जहां पे ऑक्सीजन, जल ये सब मौजूद है, वहीं तक जीवन है। तो पूरा ठोस मंडल में जीवन नहीं है, अर्थ के छोटे स्पार्ट क्रस्ट के ऊपरी भाग में, जल में पूरा जीवन है। उसी तरह पूरे वायुमंडल में क्या जीवन है? नहीं। लाइफ जो है एग्जिस्ट करने के लिए हमें कुछ गैसों की आवश्यकता होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट गैसें क्या है? ऑक्सीजन होना जरूरी है, जल होना जरूरी है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है। और अभी हमने बताया आपको कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कहां पाई जाती है? 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक। इसलिए जहां तक संभावित जीवन है वो सिर्फ वही जगह है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाए, ऑक्सीजन भी मिल जाए, नाइट्रोजन भी मिल जाए। अब वो जगह कहां तक है? 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई। उसके ऊपर तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ना होना मतलब लाइफ ना होना, ऑक्सीजन का ना होना मतलब लाइफ ना होना, नाइट्रोजन का ना होना मतलब लाइफ ना होना। तो इसलिए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कौन बना रहा है? यही बना रहे हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 32 किलोमीटर के बाद खत्म है, ऊपर नहीं है, बाहर के मंडल में नहीं है। तो जब नहीं है तो इसके मतलब वहां पे जीवन नहीं होगा। तो जीवित क्षेत्र कहां तक है? ये आपके 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई। तो जैव मंडल जिसको कहते हैं हम, बायोस्फीयर जिसको कहा जाता है, तो बायोस्फीयर या जैव मंडल क्या है? तो प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में जैव मंडल की ऊंचाई कितनी है, बायोस्फीयर की हाइट कितनी है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक जैव मंडल पाया जाता है। तो ये जैव मंडल होता है जो कि आपके स्थित होता है, बायोस्फीयर स्थित होता है। तो बायोस्फीयर की एटमॉस्फेयर में अगर लेंथ पूछा जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई। तो अब आपको क्लियर होगा कि बायोस्फीयर की रेंज क्या है, बायोस्फीयर का जो है आपके पूरा रीजन क्या है। तो बायोस्फीयर का रीजन यह है कि एटमॉस्फेयर में 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक, उसके बाहर नहीं। जल मंडल पूरा, स्थल मंडल भी पूरा नहीं, सिर्फ पृथ्वी के ऊपरी सतह जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है, सिर्फ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वो जो है आपके जैव मंडल। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में जैव मंडल की ऊंचाई कितनी निर्धारित की गई है या कहां तक है? तो वो आप आंसर क्या लगाएंगे? 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक जैव मंडल की उपस्थिति यहां पर पाई जाती है। तो ये समतापमंडल की कुछ विशेष चीजें हो जाती हैं जो कि हम लोग यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये जो है आपके हो जाता है समतापमंडल, जो कि यहाँ पर स्थित होता है। और इसमें जैसे समतापमंडल में जैसे हम लोग ने देखा, ये ओजोन की उपस्थिति के कारण ही टेम्परेचर ऊपर की ओर जाने पर इंक्रीज कर रहा था, जबकि निचले भाग में तापमान समान रहता है, लेकिन ऊपरी भाग में क्योंकि बढ़ रहा है। लेकिन हम ओवरऑल के जब देखेंगे, ओवरऑल ये देखेंगे कि यहां से यहां पहुंचने पर टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आया। तो टेम्परेचर में क्योंकि परिवर्तन आ रहा है, टेम्परेचर क्योंकि बढ़ रहा है, इसलिए ओवरऑल हम ये कह देते हैं कि इस मंडल में तापमान बढ़ता है, जो कि प्रति 200 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से या प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है। लेकिन निचला भाग क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर वाला होता है, जहां पर कोई तापमान में जो है परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? इसे समतापमंडल, या इसी को जो है आपके एक तरह से कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर या समतापमंडल या समान तापमान के मंडल का क्षेत्र, जो कि यहां पर स्थित होता है। तो इस तरह से देखें तो ये है दूसरा मंडल। अब हम लोग आते हैं तीसरे मंडल पे, जो थर्ड पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है, तीसरा मंडल जो होता है, ये 5 मंडलों के बीच में है। अगर हम अर्थ के सरफेस पे देखें, अर्थ की सरफेस ये, अर्थ को चारों तरफ से घेरे है पहला मंडल, ये कौन सा मंडल हुआ? क्षोभ मंडल। फिर इसके बाहर दूसरा मंडल है जो कि कौन सा हुआ? समताप मंडल। और फिर इसके बाहर, अब इसी समताप मंडल और मध्यमंडल में यहां पर है ओजोन, ये पूरी ओजोन लेयर है जो यहां पर पाई जा रही है। और ये जो क्षेत्र है ये मध्यमंडल, तीसरा मंडल मध्यमंडल है। उसके बाद 2 मंडल और हैं। तो टोटल मंडल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इन 5 मंडलों में जो तीसरा मंडल है वो बीच का मंडल है। इसके भीतर 2 मंडल, इसके बाहर 2 मंडल, बीच का मंडल, इसीलिए इसे मध्य मंडल कहा गया। इसे मीजोस्फीयर इसीलिए कहा जाता है।
तो मध्यमंडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पांचों मंडलों के बीच में है ये, इसके भीतर दो मंडल और इसके बाहर दो मंडल मौजूद हैं, इसलिए इसको मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है। और मध्यमंडल 50 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर के 80 किलोमीटर ऊंचाई तक के रेंज में पाया जाता है। इसमें अगर आप देखें तो हमने जैसे अभी आपको बताया, देखिए ये मंडल भी बड़ा वेरिंग नेचर का है। अगर क्लोजली स्टडी करें तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। हम इसको ऐसे बना देते हैं तो क्लियर होगा आपको ज्यादा। पचास किलोमीटर ये है, 80 किलोमीटर मान लीजिए ये है टोटल जो है मध्यमंडल, जिसमें से अगर आप देखेंगे 55 किलोमीटर ऊंचाई तक ये ओजोन लेयर थी। 64 से 65 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और ऊपरी भाग में जो है आपके एक तरह से यहां से अगर हम लोग देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र होता है, ये पूरा क्षेत्र एक तरह से अगर हम कहें तो ये बेसिकली नाइट्रोजन वाला हो जाता है। तो यहां पर देखिए 50 से 55 किलोमीटर ऊंचाई पर कौन था या कौन सी गैसें थी? यहां पर 3 गैसें थी, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और ओजोन भी है। कहां पर? ये वाले पार्ट में, ये जो रीजन आपको दिख रहा है जो कि 50 से 55 के बीच में है, इस रीजन में तीनों गैसें मौजूद हैं। जब इस रीजन में आप आए, अब यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही बची, ओजोन खत्म हो गई। 65 के बाद जब गए तो सिर्फ नाइट्रोजन रह गई। तो मीजोस्फीयर एक ऐसा रीजन है जहां पे बहुत वेरिएशन है। निचले भाग में ओजोन की परत स्थित है, ओजोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब मौजूद है। मध्यवर्ती पार्ट में अगर हम कहें, बीच के पार्ट में आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है, लेकिन ऊपरी भाग में नाइट्रोजन उपस्थित है। ये जो है आपके एक तरह से स्थिति हो जाती है जो कि इसकी मानी जाती है तो नाइट्रोजन की। तो अब ये नाइट्रोजन कहां तक है? ये है 165 किलोमीटर ऊंचाई तक। तो मध्यमंडल सबसे ज्यादा वेरिंग नेचर का है। वजह यह है कि क्षोभ मंडल एक जैसा था, समताप मंडल में भी थोड़ा सा वेरिएशन आया क्योंकि ऊपर ओजोन है, नीचे अलग है। आयन मंडल एक जैसा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वायुमंडल एक जैसा है, लेकिन मध्यमंडल में सबसे ज्यादा वेरिएशन हो गया। नीचे ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मध्यवर्ती भाग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सबसे ऊपरी भाग में नाइट्रोजन। और सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, आवेशित नाइट्रोजन, चार्ज नाइट्रोजन, क्योंकि 60 किलोमीटर के बाद से आफ्टर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बाहर जो मंडल है उसमें आवेश है, चार्ज है, आयंस है जिसको कहा जाता है। तो 60 से लेकर के आपके जो रेंज है ये 640 किलोमीटर तक की रेंज, वहां तक आवेश आपके मौजूद होते हैं। बल्कि 2900 किलोमीटर तक मान सकते हैं आवेश हैं। लेकिन आवेशों की सर्वाधिकता कहां पे है या अधिक मात्रा में, सघन मात्रा में कहां पे है? तो सघनता जो होती है वो 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई तक रहती है। इसके नीचे विरल है। तो नाइट्रोजन क्या है? आवेशित अवस्था में है। तो ये आपके चार्ज हैं, तो चार्ज नाइट्रोजन होते हैं, तो आवेशित नाइट्रोजन है। तो आप मध्यमंडल की देख रहे हैं, मध्यमंडल क्या है? तो मध्यमंडल जो है आपके एक तरह से ये कह सकते हैं कि मध्यमंडल में वेरिएशन है। और ये वेरिएशन अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे बड़ा वेरिएशन क्या आता है? निचले भाग में ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मध्यवर्ती भाग में जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ऊपरी भाग में जो है आपके नाइट्रोजन की उपस्थिति पाई जाती है। तो ये मध्यमंडल है। अब इसका जो एक्शन है या इसमें क्या क्या काम होता है वो फर्क कैसे है या किस तरह से इसमें फर्क आता है? तो नीचे भाग में क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, ये देखें डिफरेंस। अब देखिए जो मध्यमंडल है, मध्यमंडल की उपस्थिति अगर हम लोग देखें तो मध्यमंडल की उपस्थिति अगर हम लोग देखें तो ये बताता है कि नीचे वाले भाग में जो है आपके ओजोन की उपस्थिति है,
ऊपर के भाग में कहीं ओजोन की उपस्थिति नहीं है, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया है और सिर्फ नाइट्रोजन बचा हुआ है। अब होता क्या है कि अक्सर आप देखते होंगे, अक्सर क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में बाहर से अक्सर कोई फॉरेन बॉडीज आती रहती हैं। फॉरेन बॉडी किसको कहा जाता है? कोई भी कंडेंस गैसेस होती हैं, जैसे मेटियोर्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, आप जानते हैं, जैसे पढ़े भी हैं आपने। तो मेटियोर्स और एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स तो पत्थर होते हैं, पत्थरों का समूह है जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में अधिक मात्रा में तैर रहा है, बड़े बड़े पत्थर का समूह। और मेटेओराइट्स क्या होते हैं? उल्का पिंड जिनको कहा जाता है, वो क्या होता है? कंडेंस गैसेस। बहुत कम तापमान जब हो जाता है तो गैस कंडेंस कर जाती है, ठोस बन जाती है, तो बड़ा सा पत्थर दिखने लगता है, लेकिन वो गैसेस हैं। तो जब वो एंटर करती है, जैसे अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस में वायुमंडल है, मान लीजिए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया कोई उल्का पिंड, उल्का पिंड मेटियोर्स जिनको कहा जाता है, मेटियोराइड। मेटियोराइड जो होते हैं, या शॉर्ट में मेटियोर्स भी कह सकते हैं, तो मेटियोर्स जो होते हैं जब ये एंटर करते हैं और ये जब इस मंडल में आ जाते हैं, मध्यमंडल में, तो ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो जलती नहीं है, बल्कि अपनी उपस्थिति में दूसरी वस्तु को जला देती है, कंबशन कर देती है। और आवेशित नाइट्रोजन जो होती है, अब जैसे ही कोई उल्का पिंड यहां पे आएगा, ऑक्सीजन उसका सपोर्ट करने लगेगी कंबशन का, और आवेशित नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन कंबस्टेबल गैस है, जलने वाली गैस है, तो नाइट्रोजन जलने लगती है। तो जहां जहां वो पिंड जाएगा, घर्षण बल की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट डेवलप हो जाती है, हीट डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से आवेशित नाइट्रोजन जलने लगती है, कंडेंस गैस जो है ये जलने लगेगी। तो जाने वाला जो पिंड है, ऐसा लगेगा जैसे कोई आग का जो है टुकड़ा चला जा रहा है, या कोई टूटता हुआ तारे का भाग चला जा रहा है, टूटता हुआ तारा चला जा रहा है। तो इस तरह का टूटता हुआ तारा जो नजर आता है, तो वायुमंडल में एक जगह से गया दूसरी जगह चला गया, हम यहां पे खड़े हैं, हमें यहां से दिखाई पड़ा, यहां तक दिखाई पड़ा, तो हमें ऐसा लगा कि इधर से आया और इधर गिर गया जाके, जबकि गिरता नहीं है। हमने आपको क्या बताया था क्षितिज के बारे में, अभी उसको होल्ड पे रखे हुए हैं, अभी हम आ रहे हैं क्षितिज पे भी। हॉरिजॉन के बारे में हमने आपको बताया, क्षितिज क्या है? जहां पर ऐसा प्रतीत होता है हमें आकाश और जमीन मिल रही है। क्या ऐसा कहीं होता है? नहीं होता, उसको क्षितिज या हॉरिजॉन के नाम से जाना जाता है। तो अब यहां पर क्या है कि जो आपके जितने भी पिंड आते हैं, ये सारे के सारे पिंड जो मौजूद होते हैं, ये जो है आपके, ये जैसे ही एंटर करते हैं, आवेशित नाइट्रोजन की वजह से घर्षण बल उनको मिलता है, घर्षण बल जो है आपके एक तरह से इनको जलाने लगता है, और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे कोई आग का टुकड़ा चला जा रहा है, या जलता हुआ कोई तारा चला जा रहा है, या तारे का टूटा हुआ भाग चला जा रहा है। जैसे अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में जैसे कुछ कुछ होता है, या क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा की फिल्म जो थी, तो ये सब जो फिल्में हैं इसमें अक्सर दिखाया गया है कि छोटा बच्चा है, उस पर फिल्माया गया, दिखाया गया छोटा तारा टूटता चला जा रहा है, टूटते हुए तारे को देख करके मन्नत मांग लीजिए तो पूरी हो जाती है, कुछ इस तरह की चीज जैसे आपके फिल्मों में दिखाई गई। वो टूटता हुआ तारा क्या था? वो मेटियोराइट, इसी को मेटियोर्स कहते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं। तो उल्का पिंड इस मंडल में आते ही जलने लगते हैं और हमें ऐसा आभास देते हैं कि जैसे तारा कोई टूटता हुआ चला जा रहा है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस मंडल में उल्का पिंड चमकीले जो है दिखाई देते हैं। तो वायुमंडल के किस भाग में या किस जो है पार्ट में उल्का पिंड हमको जलते हुए या चमकीले दिखाई पड़ते हैं। तो पृथ्वी की सतह से देखने पर हमें चमकीले या फिर जलते हुए मेटियोर जो है कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो ये दिखाई पड़ते हैं कैसे या किस तरह से, तो ये अगर हम देखें तो यहां पर जितने भी इस तरह के पिंड होते हैं जो यहां से गुजरते हैं, वो क्या होने लगते, जलने लगते हैं। और उस जलने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि तारा गुजर रहा है या टूटते हुए तारे का कुछ भाग है। तो इस तरह अगर हम लोग ये सपोज करें कि अगर ऐसा होता है या इस तरह की चीज अगर ऐसी हो रही है तो वो कहां हो रही है, इस मंडल में। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहा है और जल कौन रहा है, आवेशित नाइट्रोजन जल रही है।
क्योंकि उल्का पिंड तो यहां से भी गुजरता है, यहां से भी गुजरता है, लेकिन यहां नहीं आग लगती, यहां नहीं आग लगती, यहां लगने लगती है। यहां क्यों आग लगने लगती है? क्योंकि ऑक्सीजन उसका सपोर्ट कर रहा है, कंबशन में सपोर्ट करता है, और जो आपके जो पिंड होता है वो जलती हुई अवस्था में दिखाई पड़ने लगता है। तो प्रश्न होता है किस मंडल में उल्का पिंड चमकीले नजर आते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में आपके नजर आते हैं। और क्योंकि यहां पर कोई कारण नहीं है ऐसा जिससे कि बाहर की तरफ जाने पर, वायुमंडल में बाहर की ओर जाने पर टेम्परेचर बढ़े, कोई कारण नहीं है, तो इसलिए ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर कम होता है। और टेम्परेचर कम होते होते 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होते होते क्या हो जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो 80 किलोमीटर ऊंचाई पर मध्यमंडल के ऊपरी भागों में तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो गया, -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इसलिए अगर हम देखें तो इस मंडल में अगर आप देखें तो ये पूरा जो क्षेत्र है, जो पूरा मंडल है, ये क्या है? टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होकर के -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस मंडल में भी बाहर की तरफ जाने पर या ऊपर की तरफ जाने पर, तो बाहर की तरफ जाने पर टेम्परेचर कम होता है। जैसे नीचे वाले भाग में कम हो रहा था, फिर ओजोन की वजह से बढ़ने लगा इस मंडल में, और फिर अभी कोई रीजन नहीं है ये घट रहा है। इस निचले भाग में 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान। तो ये जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि टेम्परेचर जो है अभी कम हो रहा है इस मध्यमंडल में, और मध्यमंडल के ऊपरी भागों तक तापमान जो है -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहां के बाद मध्यमंडल समाप्त हो जाता है, मध्यमंडल का अंत आ गया, मध्यमंडल की सीमा आ गई। इसीलिए इस तीसरी परत सी परत को क्या कहा जाता है? सी परत कहलाती है मध्य सीमा, मीजोपॉज। तो मीजोस्फीयर पॉज कर गया, रुक गया। अब इसके बाद दूसरे का क्षेत्र शुरू हो गया। तो यहां पर क्या है? ए लेयर को क्या कहा गया? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फीयर खत्म हो गया। फिर समताप सीमा शुरू हुई, समताप सीमा शुरू हुई। अब यहां पे समताप सीमा आ गई। समताप मंडल जो है आपके चल रहा है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर का अंत हुआ, इसलिए स्ट्रेटोपॉज। अब मध्यमंडल शुरू हो गया, अब ये मीजोपॉज हो गया। तो मीजोपॉज हो जाता है, जो कि आपके क्षेत्र होता है 80 किलोमीटर ऊंचाई पे, जहां से आयन मंडल और मध्यमंडल ये दोनों आपके अलग होते हैं। तो ये दो रीजन आपके अलग हो जाते हैं, मध्यमंडल और आयन मंडल। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि यहां पर हम लोग देखते हैं। तो ये मध्यमंडल तक अगर हम देखें, अभी क्या है, यहां तक उपस्थिति थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ऑक्सीजन भी था, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया इस मंडल के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर जो है अब आवेशित 165 किलोमीटर के बाद सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें, हल्की गैसें ऊपर आवेशित मिलती हैं। तो यहां पर क्या है कि इस मंडल में ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो अब गैसें भी बहुत कम हो गई, हल्की गैसें बची जो ऊपर जो है फ्लोट करती हैं। अब उसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है जो ऊपरी भागों में मिलती है। यहां तक जो है मंडल एक जैसा बिहेव करता है, बिहेवियर इसका ठीक रहता है। ठीक रहने का मतलब आपके पता है कि हाँ इस दर से तापमान बढ़ेगा, इसमें ये कण पाए जाएंगे। लेकिन इसके बाद का मंडल अनिश्चित होता है, अनसर्टेनिटी रहती है। वहां पे जो मौजूद चीजें हैं वो जो है आपके कोई ऐसा नहीं कि हाँ यही चीज मौजूद रहेगी या इसी दर से तापमान बढ़े या घटेगा, तो ये नहीं होता, सर्टेन नहीं है कोई चीज। इन तीनों मंडलों में समानता पाई जाती है, एक जैसा मंडल है, और समानता पाए जाने की वजह से इन तीनों मंडलों को साथ में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है होमोस्फीयर, सममंडल। तो अगर यह कहा जाए कि निम्न में से कौन सा मंडल सममंडल में नहीं आता, तो सममंडल में 3 मंडल आते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। ये 3 मंडल सममंडल में होमोस्फीयर है। बाकी ये क्या है? ये मंडल इसकी तरह नहीं है, अलग है, इसीलिए इनको हेट्रोस्फीयर भी कहा जाता है। तो ये विषम मंडल के नाम से जाने जाते हैं, हेट्रोस्फीयर। तो विषम मंडल, तो ये सममंडल है, ये विषम मंडल है। तो इसीलिए ये सममंडल के नाम से जाना जाता है। एक जैसे मंडल हैं, होमोस्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब में एक समानता होती है, एक जैसी चीजें हैं, एक जैसी गैस है,
नाइट्रोजन नीचे मिल रही है, ऊपर भी मिल रही है, सारी चीजें हैं। तो इस तरह से लगभग गैसें कुछ जो ट्रेसेस में थी वो कम हो गई, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, फिर ऑक्सीजन कम हो गई, लेकिन जो मुख्य गैस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में 79% मात्रा, 78 से 79% मात्रा होती है, तो जो 78% मात्रा में मौजूद 78.09%, तो ये जो आपके ज्यादा मात्रा में जो गैस है वो यहां तक मौजूद है। तो इसलिए तीसरे मंडल तक, तो तीसरे मंडल तक एक समानता पाई जाती है, इसीलिए इसे सममंडल के नाम से जाना जाता है। और फिर ऊपर के दो मंडल जो हैं ये विषम मंडल हो जाते हैं, हेट्रोस्फीयर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मध्य मंडल का भाग हो जाता है जो कि यहां से शुरू होता है। अब इसके बाद क्या होता है, 60 किलोमीटर ऊंचाई के बाद से, आफ्टर 60 किलोमीटर 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल में आवेश पाए जाते हैं। आवेश क्या होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज जिसको कहा जाता है फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं 60 से 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक। आवेशित जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मौजूद होते हैं, ये पूरे रीजन में मौजूद है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की सघनता जहां है वो कहां से कहां तक है, वो 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई तक। आवेश जो अधिक मात्रा में मौजूद है वो 80 से 640 तक दिखाई पड़ेंगे, महसूस होंगे, काम करेंगे अपना, जबकि 60 से 80 के बीच में भी विरल मात्रा में है आवेश, और 640 के बाद भी विरल मात्रा में है। कड़ी बहुत विरल है, बहुत कम मात्रा में। तो आवेशों की सघनता जो पाई जाती है वो कहां से कहां पाई जाती है, 80 से 640 तक सघनता। शुरुआत इनकी 60 किलोमीटर से ही हो जाती है, वो यही मध्यमंडल के ऊपरी भाग से ही शुरू हो गई, 60 किलोमीटर ऊंचाई से यहां से स्टार्ट हो गई। लेकिन जो सघनता पाई जाती है आयंस की वो 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई पर, इसलिए इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। तो ये आइनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ये मंडल जो है ये क्या कहलाएगा, आइनोस्फीयर। तो ये आइनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, मध्य मंडल के आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, जो कि 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित रहता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, हमारा वायुमंडल क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, या दोनों चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। चार ऑप्शन बन गए, एक उदासीन है, न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, दूसरा ऑप्शन बना नेगेटिवली चार्ज्ड है, तीसरा ऑप्शन बना पॉजिटिवली चार्ज्ड है, चौथा ऑप्शन बना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस है। अगर अपने मंडल को देखेंगे, वायुमंडल को, 60 किलोमीटर ऊंचाई तक कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ऊपर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए ओवरऑल हमारा वायुमंडल क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऋणात्मक आवेशित है। तो ये ऋणात्मक आवेशित है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाता है, ये भी सिविल में पूछा गया प्रश्न था कि हमारा वायुमंडल क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। कभी कभी कंफ्यूजन में आदमी ध्यान से ये हो जाता है कि यहां पे नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव चार्ज है, नीचे कोई चार्ज नहीं है, नीचे न्यूट्रल है वो, और ऊपरी भाग में नेगेटिव चार्ज है। इसलिए ओवरऑल क्या है, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारे जो पूरा वायुमंडल है उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए पूरे मंडल को हम क्या कहेंगे कि हमारा वायुमंडल क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, और किसकी वजह से है, ये फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहां पर ज्यादा पाई जाती है। तो ये आवेश है। तो ये जो आपके एक तरह से आइनोस्फीयर है, इसकी कहानी बहुत लंबी है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जो है सारी चीजें हैं। अब ये करता क्या क्या है ये समझिए। आइनोस्फीयर के होने से पहली चीज ये होती है, आवेशित नाइट्रोजन जो होती हैं
आवेशित जो है आपके कण जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स होते हैं, ये सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम जो है आपके यहां पर जो आवेश हैं वो अपनी अपनी सघनता के अनुसार अलग अलग परत में कन्वर्ट हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होने पर जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणों में क्या है? ऊष्मा, ऊर्जा। इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिल जाती है और ऊर्जा के हिसाब से, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो हायर एनर्जी ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, जब अपनी एनर्जी खो देते हैं तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। वही चीज यहां होती है, जैसे ही दिन का टाइम होता है, सूर्योदय होता है, ये सबको ऊष्मा मिलने लगती है, चार्ज हो जाते हैं, ये फटाफट फटाफट मूवमेंट करने लगते हैं और जल्दी से परत का निर्माण कर लेते हैं। तो यहां पर परतें बन जाती हैं। तो यहां पे 1, 2, 3 मेनली परत बन जाती है। तो क्योंकि हम ए परत, बी परत, सी परत पढ़ चुके थे, इसलिए ये पहली परत बनती है जिसको हम लोग कहते हैं डी परत, डी लेयर। तो DEF लेयर के नाम से ही जानी जाती है। तो आयन मंडल में 3 परतें बनती हैं और इस फर्दर 3 परतों में, अब जैसे डी परत कहां तक बनती है? 80 से 96 किलोमीटर ऊंचाई तक। फिर ई परत कहां तक होती है? 96 से 144 किलोमीटर ऊंचाई तक। और फिर एफ परत कहां बनती है? 144 से 320 किलोमीटर ऊंचाई तक। फिर E1 E2 में ई परत 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है 120 किलोमीटर ऊंचाई पे। खैर इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल होता है तो जो है आपके डिटेलिंग करनी पड़ती है। एफ लेयर जो होती है वो F1 F2 में, ये 2 पार्ट में आपके ब्रेक हो जाती है 240 किलोमीटर पर आकर के। तो F1 F2 में जो है ब्रेक हो जाती है। तो इसका मतलब कि डी लेयर है, ई है, एफ है। ई जो परत है वो क्या हो जाती है? वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है E1 E2 में। एफ परत जो है F1 F2 में ब्रेक कर जाती है। तो इसलिए ये DEF परत इसका नाम किया गया है। क्योंकि नॉर्मली ABC डिफाइन नहीं किया जाता और ज्यादातर आप देखेंगे, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा ये। किसी भी किताब में देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा ये। और किसी से अगर मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप पूछ लीजिए कि इसको डी परत ही नाम क्यों दिया गया, DEF क्यों नहीं, DEF नाम क्यों दिया गया, ABC क्यों नहीं दिया गया? तो ABC ये परत मौजूद है। तो ABCDEFG ये परतें आपकी मौजूद होती हैं। तो ये लेयर्स का नाम दिया गया है अल्फाबेटिकली। तो DEF इसीलिए इस परत को कहते हैं आयन मंडल। ये क्या करती है? जैसे ही सूर्योदय हुआ DEF परत बन गई, सूर्यास्त हुआ, इन सब के पास से ऊर्जा चली जाती, सारे इलेक्ट्रॉन्स ठंडे होकर नीचे बैठ जाते हैं, ये सारी परत नष्ट हो जाती है, नीचे बैठ गई। DEF परत रोज बनती है, रोज टूट जाती है। ये लेयर रोज बनती है और रोज टूट जाती है। किससे? सूर्य के प्रकाश के आने से। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आयन मंडल में 3 परतें का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको DEF परत के नाम से जानते हैं। रोज ये परत बनती है और जैसे ही सूर्यास्त होता है ये सारी की सारी परतें जाती हैं, सारे आवेश नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। अब बात यह आती है कि ये आवेश क्या क्या काम कर रहे हैं। तो इनको हम डिफरेंट पार्ट में बांटेंगे। कई चीजें हैं जिसको हम लोगों को लेकर के चलना है। पहली चीज, आवेशों का प्रवाह। कोई आवेश अगर प्रवाहित होता है, जैसे मान लीजिए चार्ज कोई फ्लो कर रहा है, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसके मतलब करंट फ्लो कर रही है। और अगर करंट फ्लो कर रही है दैट मीन्स करंट फ्लो, अगर चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो कर रही है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट जैसा यहां पे होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जैसा फ्लो बना रहता है, यहां पे जाएंगे तो आपको करंट लगेगा। तो अब ये करंट जो होता है ये करेगा क्या, इसी को हमें समझना है। पहली चीज, आवेश क्या करते हैं? हम लोग ने देखा ये परत DEF परतें हैं। DEF परत क्या करेगी? तो DEF परत पहला जो इंपॉर्टेंट काम करती है वो क्या करती है? सूर्य से आने वाले प्रकाश को, जैसे ही सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, ये पहली चीज हम पढ़ रहे हैं,
देखिए क्या क्या पढ़ना है वो भी आउटलाइन पहले कर लें। पहली चीज जो हम लोग को पढ़ना है ये है आवेश के टूटने से कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, आवेश जो है प्रकाश को तोड़ देता है, तो प्रकाश के टूटने की प्रक्रिया होती है जो पहली प्रक्रिया आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ लाइट। फिर अभी हमने कहा कि आवेश प्रवाहित हो रहा है, और ब्रेकिंग ऑफ लाइट क्या करती है या किस तरह की चीजें करती हैं वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सेकंड टॉपिक जो है आपका, ये आयन जो होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, आपके टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से इसको थर्मोस्फीयर कहा जाता है। और आवेश का प्रवाह, क्योंकि विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा जहां चलती है, करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, करंट कैरिंग कंडक्टर में कंडक्टर बिहेव करता है ऐसा मैग्नेट। किसी भी करंट को जब आप छूते हैं तो करंट क्या करता है, आपको चिपका लेता है या फेंक देता है, किसकी वजह से, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जब किसी चालक में, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाती है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, या उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप हो जाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं डेवलप हो जाती हैं। तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिज्म की, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो हमारे वायुमंडल में क्या होगा, ये हमें पढ़ना है। ब्रेकिंग ऑफ लाइट अगर हो रही है तो हमारे वायुमंडल में क्या क्या हो रहा है। और थर्मोस्फीयर की बात अगर हम करेंगे, ऊष्मामंडल, तो ऊष्मामंडल से क्या हो रहा है। तो ये जो है आपकी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली चीज जैसे आप देखते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ लाइट, सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है, जैसे ही सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, ये सब के सब क्या हो जाता है, ये एक तरह से हम ये कहें कि प्रकाश टूट जाता है, फट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन की प्रक्रिया, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर्ड हो जाना का मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड मतलब जो है आपके बिखर जाना, छितर जाना। बिखरने छितरने को क्या कहता है, स्कैटर्ड हो गया। तो यहां पर प्रकाश भी आकर के बिखर जाता है, छितर जाता है। किसके द्वारा बिखर जाता है, छितर जाता है, आवेश की वजह से बिखर जाता है। तो आपने पढ़ा है कि जो व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, वो 7 रंगों से मिलकर के बनी हुई प्रकाश होता है, जिसको हम विब ग्योर के नाम से जानते हैं। तो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग होते हैं। जैसे ही ये विभक्त होता है तो यहां पर बीच का जो रंग होता है, अगर आप देखें विबग्योर में, तो ब्लू, ग्रीन, येलो, ये आपके बीच का रंग होता है। और ब्लू, ग्रीन, येलो जब तीनों मिलते हैं तो उससे क्या होता है, उससे लाइट ब्लू कलर बन जाता है। तो विबग्योर आप बनाएंगे, वायलेट, इंडिगो अगर अलग कर दीजिए, ऑरेंज, रेड अलग कर दीजिए, बीच के कौन से रंग हुए, ब्लू, ग्रीन, येलो। ब्लू, ग्रीन, येलो जब मिलते हैं, येलोइश कलर ज्यादा ऐड होता है तो ये हल्का कर देता है ब्लू और ग्रीन को, और जिससे क्या हो जाता है, लाइट ब्लू कलर बनता है। ये लाइट ब्लू कलर बना देता है, जो कि बीच का एवरेज होता है। तो ये एवरेज कलर बना देता है, मतलब पूरे कलर का एवरेज कलर बना देता है। तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है, ब्लू, ग्रीन, येलो जो आपके मिलते हैं, तो मिलने के बाद ये इनका एवरेज जब निकलता है तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाता है, लाइट ब्लू कलर बन जाता है। और ये लाइट ब्लू कलर का ये पूरा दिखने लगता है। अब कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो कैसे दिखाई पड़ती है। अगर मान लीजिए हम देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपको कैसे देख पा रहे हैं, इस तरह से देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरी आंखों से कोई लाइट निकल रही या रेज निकल रही तब हम आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है वो परावर्तित होकर के मेरी आंखों में आ रहा है और रेटिना पर इमेज बना रहा है, तब हमें दिख रहे हैं। आप हमें कैसे दिख रहे हैं, आप हमें तब दिख रहे हैं जब आपके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है,
हमारी आंखों से निकल रहा है। जब आपके ऊपर प्रकाश पड़ेगा और परावर्तित होकर मेरी आंखों पे आएगा, तो आंखों पर आकर के, आपने बायो में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में, कि जो रेटिना होता है उस पर क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, तब हम लोग देख पाते हैं। वही चीज यहां होता है। जब प्रकाश फटता है तो फटने के बाद सीधे नीचे की तरफ आता है। अब जब हम लोग आंख उठा के देखते हैं तो हमें ये चीज जो दिखाई पड़ती है ये ब्लू कलर की दिखाई पड़ने लगती है। हम इसको नाम क्या दे देते हैं, हम नाम इसको दे देते हैं स्काई का। बचपने से लेकर के आज तक आपने पढ़ा होगा कि आकाश जैसी कोई चीज होती है, स्काई जैसी कोई चीज होती है। आज आपका बहुत बड़ा भ्रम टूट रहा है। स्काई जैसी कोई चीज ही नहीं होती, कुछ है ही नहीं है स्काई जैसी चीज। ऐसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, छोटे बचपने में हम लोग को ये पढ़ाया जाता है, अभी तक हम लोग के दिमाग में भी यही कॉन्सेप्ट बना रहता है। आकाश है, आकाश पे तारे निकले हैं, सूर्य निकला है, चंद्रमा निकला है। अरे आकाश वो यहीं पे मौजूद है जो आपको दिख रहा है। तारे, चंद्रमा, सूर्य बहुत दूर है। ये जो घटना हो रही है ये 300-400-500 किलोमीटर की रेंज में हो रही है, और कहां 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य है। तो सूर्य आकाश में कहां है? पहली चीज तो आकाश जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आकाश मीन्स नथिंग। आपका भ्रम था आज तक का, आज आपका भ्रम टूट गया। बचपने से लेकर के आज तक आपने सोचा, आपको बताया गया, सारी चीज पढ़ाई गई, आज हम आपके भ्रम को तोड़ रहे हैं। स्काई मीन्स नथिंग। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जाता है, बता दिया जाता है ये आकाश है। आकाश क्या है? यही आयन मंडल जो हमें नीले रंग का दिखाई पड़ता है। अगर ये नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है तो अगर ये आयन मंडल या आकाश होता तो रात में भी नीला क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? रात में आकाश क्यों नहीं दिखाई पड़ता? आकाश जैसी चीज खत्म हो जाती है रात में। क्यों? सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाता है। जब सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाएगा, प्रकीर्णन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, स्कैटरिंग नहीं होगी। जब स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपके लाइट ब्लू कलर बनेगा नहीं। लाइट ब्लू कलर बनेगा नहीं तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या दिखता है? पूरा काला दिखाई पड़ता है, हर तरफ काला काला, ये पूरा काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये परत है ही नहीं, अब स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है, सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं रहा है। तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा तब प्रकीर्णन की प्रक्रिया होगी, तब हमें दिखाई पड़ेगा सूर्य का। रात के समय कहां सूर्य का प्रकाश आता है? नहीं आ रहा है। तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, इसलिए आपको नीला वाला प्रकाश नहीं दिख रहा है। अब आपके दिमाग में ये आएगा, चलिए ये यहां पर हो रहा है, बाहर क्या हो रहा होगा? सिविल का ही प्रश्न आपको बता रहे हैं कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा क्या, किसी भी ग्रह या किसी भी उपग्रह पर आप चले जाएंगे, अब वहां से आकाश को देखें, आकाश हमेशा काला दिखाई पड़ेगा। आकाश जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है, वहां आयन मंडल है ही नहीं। तो हम तो भ्रमित होकर के आयन मंडल को देख रहे हैं। तो हम भ्रमित हैं इस चीज में कि आयन मंडल हमें नीला आकाश दिखाई पड़ रहा है। तो हम नीचे से देखते हैं तो हमें नीला आकाश दिखाई पड़ता है। और जब हम बाहर से ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने पर जैसे कोई भी चीज हमें दिखाई पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश किसी चीज पर आया और यहां से परावर्तित होकर के जा रहा है, तो परावर्तित होकर के कहां से जाता है? किससे छन करके जा रहा है? इसी जो है आयन मंडल से छन के जा रहा है। तो हम लोग ऊपर से देखने पर हमें पृथ्वी नीली नजर आती है, या हम कहते हैं जल नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है। जल तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर ही नहीं होता। जल कैसे नीला हो सकता है? नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि इसका अक्स, इसकी शैडो पड़ती है। जो स्काई है उसकी शैडो है जो कि पानी को नीला बना रही है। और पानी को ही क्यों बना रही है? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश आता है वो स्थलीय भाग में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जल के सतह से परावर्तित हो जाता है। इसलिए हम लोग जब ऊपर से देखते हैं तो हमें स्थलीय भाग नहीं नजर आते, हमें जल का भाग नजर आता है, क्योंकि वहां से आसानी से परावर्तन हो जाता है प्रकाश का। और जब प्रकाश का परावर्तन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में, तो अब जब जल दिखाई पड़ने लगा हमें, तो जल से होकर के बीच में क्या है? आयन मंडल है। हम ऊपर से देख रहे हैं, या आयन मंडल के नीचे से भी अगर आप देखेंगे तो भी अक्स उसका पड़ रहा है, तो हमें जल का रंग क्या दिखाई पड़ रहा है? नीला दिखाई पड़ रहा है। हमें पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ेगी।
इसीलिए ब्लू प्लेनेट कहने लगते हैं हम लोग। जल को नीला हम कहने लगते हैं। जल का तो कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है? नीला। क्यों? आयन मंडल में प्रकीर्ण की प्रक्रिया की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। तो प्रकीर्ण की प्रक्रिया किस मंडल में होती है पूछा जाता है, तो इसी मंडल में होती है। हमें आकाश का रंग नीला कैसे नजर आ रहा है? ड्यू टू आयन मंडल, आयन मंडल की वजह से। हमें ऊपर से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है या जल का रंग नीला नजर आता है, किसकी वजह से? आयन मंडल की वजह से। तो आयन मंडल जो है जब ये टूट जाता है, प्रकीर्ण की प्रक्रिया करता है और ब्लू कलर जो है आपके रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारी आंखों पर पड़ता है, तो हमें ब्लू कलर की सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, या पूरा आकाश हल्के नीले रंग का प्रतीत होता है। और ये हल्के नीले रंग का जो प्रतीत होता है, इसी से क्या होता है, इसी से जो है ऐसा लगता है कि जैसे हमें आकाश दिख रहा है, और या फिर ऊपर से देखने पर हमें पानी जो है नीला दिखाई पड़ रहा है। तो आज पहली चीज समझ लीजिए, जो आगे अपने बच्चों को भी आप बताएं या फिर आगे किसी को भी आप बताएं, तो उसको भी बड़ा होने दें, पहले उसको समझ जाने दें। अभी छोटेपन में अगर आप उससे ये कहेंगे कि आकाश नहीं है, तो वो सोचेगा पापा को कुछ पता ही नहीं है, मम्मी को कुछ पता ही नहीं है, वो ये कहेगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, जब इन चीजों को पढ़ने लगेगा, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ, आकाश जैसी कोई चीज नहीं होती, जैसा अब आप समझ रहे हैं। तो स्काई मीन्स नथिंग, स्काई होता ही नहीं है, आकाश जैसी कोई चीज ही नहीं है। आकाश सिर्फ हमारा भ्रम है, किताबों में खाली हमें कहानियों में लिख दिया गया है और हम उसी को भ्रमित होकर के पढ़ते चले जा रहे हैं। तो स्काई मीन्स नथिंग, कुछ नहीं है, स्काई जैसी कोई चीज नहीं है, ये हमारा भ्रम है कि आकाश है, आकाश में चंद्रमा, चंद्रमा तारे बहुत है यहां से। तो ये जो है आपके जो हमें दिखाई पड़ता है नीले रंग का आकाश, वो आयन मंडल होता है। और इस आयन मंडल की वजह से प्रकीर्ण की प्रक्रिया, ब्लू कलर की सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं और प्रकाश फट रहा है यहां पे। इसीलिए इस मंडल को एक और नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। इसको फोटोस्फीयर भी कहते हैं। अब फोटो क्यों कह रहे हैं? प्रकाश मंडल, इसी आयन मंडल का दूसरा नाम प्रकाश मंडल भी है। अब इसका प्रकाश मंडल क्यों नाम दे रहे हैं? प्रकाश मंडल और प्रकाश की जगह आप फोटो शब्द यूज कर रहे हैं। प्रकाश तो लाइट होती है, लाइट स्फीयर कहना चाहिए था, लेकिन नहीं। जहां कहीं भी लाइट शब्द होता है, लाइट शब्द कहीं पर भी आएगा, लाइट कहीं पर भी आएगी, हमेशा वहां पे वर्ड फोटो यूज किया जाएगा। जैसे फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश आया, फोटोसिंथेसिस, फोटो शब्द आ गया। आप अपनी फोटोग्राफ लेते हैं तो प्रकाश के थ्रू ही लेते हैं फोटोग्राफ, तो वहां पे लाइट नहीं आ रही है, लाइट को फोटो शब्द कह रहे हैं। फोटो क्यों लिया गया? क्योंकि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, आपको हमने बताया था दो तरह का प्रकाश होता है, एक डायरेक्ट प्रकाश होता है, एक इनडायरेक्ट प्रकाश, डिफ्यूज लाइट होती है जो वायुमंडल में अपने आप भरी रहती है। ये इसके अंदर क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, और ये ऊर्जा के पैकेट जो होते हैं, इनका नाम होता है फोटॉन। यही फोटॉन्स अपनी क्षमता से हमें आंखों पर प्रतिबिंब बनाते हैं, अर्थात किसी चीज को नजर दिखाते हैं। विजिबिलिटी हमारी कैसे होती है? इन फोटॉन्स की वजह से होती है। तो इसलिए प्रकाश शब्द जब भी आता है, हम फोटॉन शब्द से बना है फोटो, तो हम फोटो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको प्रकाश मंडल भी कहा जाता है, फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। ये फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो है आयन मंडल, अभी प्रकाश फटा, प्रकीर्ण की प्रक्रिया हुई, नीले रंग का जो है आपके प्रकाश बना, जिसकी वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ा, पृथ्वी पर देखने पर नीला रंग दिखाई पड़ा, इसलिए इसको हम लोग ने प्रकाश मंडल का नाम दे दिया, प्रकीर्ण की प्रक्रिया होने की वजह से। अब दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक थर्मोस्फीयर और जो है आपके एक तरह से चुंबकीय इसकी जो है आपके गुण। अब ये दोनों क्या है, या इससे रिलेटेड क्या चीज है? क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ा है, तो इसे जो है आपके अगर हम देखें तो अब नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग चलेंगे तो प्रकाश मंडल वाला पार्ट हो गया, प्रकीर्ण की प्रक्रिया हो गई, जो आपके चार्ज थे उन चार्ज पार्टिकल्स ने ये सारी चीजें करी और प्रकीर्ण की प्रक्रिया इसी वजह से हुई। अब देखिए इसमें ऊष्मा कहां तक होती है, या ऊष्मा इसको क्यों कहा जाता है, ऊष्मा मंडल क्यों कहते हैं?